हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रेलवे एग्जाम से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं, आरपीएफ का हो, आरपीएफ कांस्टेबल एसआई का हो या एएलपी का हो, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, अभी जितने भी हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं। और एसएससी में भी यदि बात करें तो फिजिक्स से और भौतिक विज्ञान जिसे कहते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और काफ़ी सारे भी पूछे जाते हैं। रेलवे में तो मोस्टली काफ़ी सारे साइंस से क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो इसमें फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो, सभी से क्वेश्चन बनते हैं। तो ये हमारी फिजिक्स की पहला वीडियो रहेगा और इससे रिलेटेड और भी वीडियोज आएंगे। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यदि आप तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन एग्जाम की तो भी आपके लिए वीडियो बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। और इसमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहे हैं, काफ़ी बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन रहते हैं, उन क्वेश्चनों को रखा गया है। तो ये आपके लिए वीडियो बहुत यूजफुल होने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चनों से। पहला क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यदि आपको आता हो तो आप लोग मन में सॉल्व कीजिएगा, यदि नहीं आता है तो रिवीजन के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक होता है या किसकी इकाई है, तो दूरी की इकाई है। और एक दूरी की एक और इकाई होती है जो कि दूरी की सबसे लंबी इकाई होती है, पारसेक, ये भी याद रखेंगे। और एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। यदि बात करें नूरी साल की तो प्रकाश वर्ष को ही नूरी साल भी कहते हैं। और प्रकाश वर्ष द्वारा निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी प्रकाश वर्ष या नूरी साल कहलाती है, ये भी क्वेश्चन बनता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। आप ये भी याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चनों के साथ हमने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी इंक्लूड किए हुए हैं जो कि एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल हैं। जैसे एक बार ये क्वेश्चन बना है एग्जाम में, तो इससे रिलेटेड और भी जो क्वेश्चन बन सकते हैं उनको भी इसमें रखा गया है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन समय की इकाई नहीं है। तो अभी भी देखा था हम लोगों ने प्रकाश वर्ष जो कि दूरी की इकाई है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और ये तीनों जो हैं ये सभी समय की इकाइयां हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसआई प्रणाली में बल का मात्रक होता है। तो बल का मात्रक न्यूटन होता है, याद रखेंगे। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और भी दो और दिए हुए हैं, इनको भी देखेंगे। कार्य का मात्रक होता है जूल और शक्ति का मात्रक होता है वॉट। इनसे भी क्वेश्चन बनेंगे, तो इनको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन में जाने से पहले हम लोग कुछ मात्रकों को भी देखेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन बना हुआ है कि बल का मात्रक क्या है, तो ऐसे और भी मात्रकों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। तो यदि बात करें मूल मात्रक की, तो मूल मात्रक कुल 7 होते हैं, इनको भी आप देखिएगा। जैसे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम है, लंबाई का मीटर है, समय का सेकंड है, ताप का केल्विन है, विद्युत धारा का एम्पियर है, और प्रदीप्त तीव्रता का होता है कैंडेला, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल। और ये जो 2 दिए गए हैं ये पूरक मात्रक हैं, ये इन दोनों से ज़रूर क्वेश्चन बनता है। समतल कोण का या तली कोण का होता है रेडियन। और नेक्स्ट है ठोस कण या घन कोण का होता है स्टेरेडियन। आप इनको जरूर याद रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो आप जब भी देखेंगे आपको याद रहेगा। और कुछ व्युत्पन्न मात्रक होते हैं जो उत्पन्न किए जाते हैं इन मूल मात्रकों से, तो इनको भी याद रखेंगे, इनका देख लीजिएगा। जैसे बल का ही पूछ लिया गया था न्यूटन, तो इससे और भी बनेंगे क्वेश्चन, तो आप इनका जरूर स्क्रीनशॉट लेके इसको जरूर रिवीजन करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई है। राइट आंसर है लंबाई। एंगस्ट्रॉम को अभिव्यक्त करने की इकाई क्या है, लंबाई। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10। याद रखेंगे क्या होता है 10⁻⁻10 मीटर। और ये भी एक क्वेश्चन ही है अपने आप में कि एक बार बराबर क्या होता है। तो एक बार बराबर होता है 10⁵ पास्कल, ये याद रखिएगा। और ये क्या होता है बार या पास्कल, तो ये वायुमंडलीय दबाव को व्यक्त करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक मात्रक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, लूमेन किसका मात्रक है। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। याद रखेंगे लूमेन किसका मात्रक है, ज्योति फ्लक्स का मात्रक है। और भी कुछ मात्रक को देखेंगे, तो ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडेला। श्यानता का मात्रक है पॉइजली, ये भी याद रखेंगे। और रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक हो जाएगा आपका क्यूरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी एक अदिश राशि है। देखिए सदिश और अदिश राशियों से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले तो बात करें इसके राइट आंसर की, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान, जो कि एक अदिश राशि है। और ये बात करेंगे सदिश और अदिश राशियाँ होती क्या हैं, तो सदिश राशियाँ वे होती हैं जिसमें परिणाम और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है, उन्हें सदिश राशियाँ कहते हैं। ये एग्जाम्पल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप इनका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा। जैसे विस्थापन, भार, वेग, त्वरण, बल, संवेग, आवेग और विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सारी कैसी राशियाँ हैं, सदिश राशियाँ हैं। कोई भी एक पूछ देगा और कह देगा कौन सी सदिश है या कौन सी अदिश नहीं है, ऐसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं एग्जाम में। यदि बात करें अदिश राशि की, तो जिन राशियों में केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उन्हें क्या कहते हैं,
उन्हें अदिश राशि कहते हैं, ये याद रखिएगा। और अदिश राशियों में दिशा की जरूरत नहीं रहती है, तभी तो इसका नाम है अदिश, मतलब बिना दिशा के। तो ऐसे याद रखिएगा, जिन राशियों में केवल परिणाम की आवश्यकता होती है उन्हें अदिश राशियाँ कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन, माप और समय। और द्रव्यमान जैसे कि आपका क्वेश्चन में पूछ लिया गया है अदिश राशि कौन सी नहीं है, तो यदि आपको आता होगा तभी तो आप टिक कर पाएंगे आंसर ना, तो इसलिए इनको जरूर याद रखिएगा। सदिश और अदिश राशि, इसका राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, द्रव्यमान। चलिए अगला क्वेश्चन है, एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति क्या होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर बी, डायोप्टर। लेंस की शक्ति को किस में मापते हैं? डायोप्टर में। अगला क्वेश्चन है, डेसिबल किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? राइट आंसर इसका वायुमंडल में जो ध्वनि की तीव्रता होती है उसको डेसिबल से मापते हैं। याद रखिएगा, वायुमंडल में ध्वनि की तीव्रता को किससे मापते हैं? तो डेसिबल से। एक फेम्टो बराबर क्या होता है? राइट आंसर इसका 10 टू द पावर -15 मीटर। याद रखेंगे, 10 की पावर -15 मीटर एक फेम्टो बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक माइक्रो बराबर क्या होता है? तो 10 की पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रो बराबर। याद रखेंगे, और 10 की पावर -6 मीटर होता है एक माइक्रो बराबर। देखिए, अगर इससे 2 क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियस ईयर बने हैं तो आगे संभावना है इनसे आने की क्वेश्चन, इसलिए इसको रखा गया है। देख लेंगे, डेसी बराबर होता है 10 की पावर -1, सेंटी होता है 10 की पावर -2, मिली होता है 10 की पावर -3, माइक्रो जैसा कि क्वेश्चन में था 10 की पावर -6, नैनो भी पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है। एक नैनो बराबर कितना होता है? 10 की पावर -9 मीटर। और बात करें पिको की तो 10 की पावर -12, फर्मी जो प्रीवियस क्वेश्चन में था 10 की पावर -15। इस तरह जितने भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और इनको जरूर याद करिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन विमा से भी बनते हैं एग्जाम में अक्सर। तो निम्न में से कोणीय संवेग की विमा क्या है, पूछा गया है क्वेश्चन। राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी, ml2t-1। क्या होती है कोणीय संवेग की विमा? ml2t-1। और कुछ आपको इसमें विमा दी गई है। देखिए, जो स्टार्टिंग की विमा है ये तो इजी है, ये तो आपको आराम से याद हो जाएंगी। कुछ बस ये 5 आपको जो है बड़ी बड़ी विमाएं हैं, इनको जरूर याद करिएगा, इससे क्वेश्चन बनता ही है। यदि आपके एग्ज़ाम पैटर्न में फिजिक्स आ रही है तो ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा जिसमें एक विमा से क्वेश्चन ना बने। इसलिए आप देखिए, जैसे कि ये पूछ लिया गया था कोणीय संवेग, तो ml2t-1 ये था इसका आंसर। तो आप अगर इसको चार्ट को स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से देखेंगे तो इससे विमा से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। चलिए हो गया ये। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, तो ये क्या है? राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी, ये एक न्यूटन का गतिविषयक का तृतीयक नियम है। याद रखेंगे, न्यूटन ने 3 नियम बताए थे, उसमें से तीसरा नियम जो है ये प्रतिक्रिया का नियम होता है। जैसे किसी ने आपको थप्पड़ मारा, आपको लगी, तो आप तुरंत प्रतिक्रिया देंगे, उसको दूसरा थप्पड़ मार देंगे। तो ये होता है न्यूटन का तृतीय नियम होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। और भी हम यदि बात करें न्यूटन के तीनों नियम की, ये भी क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए इनको इंक्लूड किया गया है। यदि बात करें न्यूटन के गति के प्रथम नियम की या पहले नियम की, तो ये जड़त्व के नियम से संबंधित है। और न्यूटन के गति का दूसरा नियम बताता है संवेग का नियम। ठीक है, याद रखेंगे, संवेग संरक्षण का नियम ये द्वितीय नियम है न्यूटन का। और तीसरा जैसा क्वेश्चन में था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा आपके एग्जाम में, तो इनको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, रेखीय संवेग संरक्षण किसके बराबर होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसमें इनमें से कोई नहीं, क्योंकि रेखीय संवेग संरक्षण ये न्यूटन का द्वितीय और न्यूटन का तृतीय दोनों के नियम के योग से बनता है। देखिए दिया गया है, न्यूटन के द्वितीय और न्यूटन के तृतीय नियमों को योग से रेखीय संवेग संरक्षण का नियम निकल के आता है। और ये किसमें काम आता है? तो रॉकेट के ऊपर जाने का जो सिद्धांत होता है ये संवेग संरक्षण पर आधारित होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेखीय संरक्षण भी पूछेगा तो भी बता देंगे, न्यूटन के दूसरे और तीसरे नियम से मिलकर बनता है रेखीय संवेग संरक्षण। और किस काम आता है? तो ये रॉकेट के ऊपर जाने के सिद्धांत पर निर्भर है। क्या? संवेग संरक्षण का नियम। याद रखेंगे ये। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्यूटन की गति का प्रथम नियम क्या कहलाता है? अभी हम लोग ने जो चार्ट देखा था उसमें था न्यूटन की गति का प्रथम नियम, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा जड़त्व का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, जड़त्व का नियम, जो कि न्यूटन के गति के प्रथम नियम से आधारित है। और जड़त्व का नियम सर्वप्रथम गैलीलियो ने दिया था, हालांकि बाद में न्यूटन ने जड़त्व पर विस्तृत नियम का प्रतिपादन किया था। ये भी याद रखेंगे। और देखिए इससे एक और, यदि आप न्यूमेरिकल भी क्वेश्चनों में एग्जाम में आते हैं, न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन, तो ये फॉर्मूला भी बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। और वैसे भी पूछ लिया जाता है कि इसका गुणांक क्या है या न्यूटन के दूसरे नियम का फॉर्मूला क्या है। ऑप्शन दे देगा आपको, अगर आता होगा तभी कर पाएंगे ना। तो पहला नियम है v बराबर u प्लस ए टी, दूसरा नियम है s जो कि दूरी इंडिकेट कर रहा है बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जिसमें से a त्वरण है और t समय है। और v स्क्वायर बराबर, तीसरा समीकरण है ये, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as,
ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 हो जाएगा। एक गतिशील बस में अचानक ब्रेक लगाने से सवारी आगे की ओर झुक जाती है, तो ये किस नियम का पालन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन का गति विषयक का प्रथम नियम। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन के गति का प्रथम नियम। जैसे कि प्रथम नियम में बताया गया है, जब तक तो कोई वस्तु विरामावस्था में तब तक रहेगी जब तक उसमें कोई बाह्य बल नहीं लगाया जाता। जैसे आप बस पर बैठे हैं तो बस पे आप एक स्थिर अवस्था पर बैठते हैं, ये आप बस पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक उस पर कोई ब्रेक या कोई बाहरी बल नहीं लग रहा है। तो ये चीज़ इसी को दिखाता है, न्यूटन के गति का प्रथम नियम, जिसे जड़त्व का नियम से भी हम जानते हैं। तो याद हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा? राइट, न्यूटन का प्रथम नियम। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं या मापते हैं? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, कैलोरी में हम खाद्य ऊर्जा को मापते हैं। और 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 4.2 इंटू 10 जूल। याद रखेंगे क्या होता है? 4.2 इंटू 10 जूल 1 किलो कैलोरी बराबर होता है। इसका मात्रक याद रखिएगा, ये पूछे गए हैं सारे क्वेश्चन, इसलिए इनको स्किप मत कीजिएगा। और 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर 7 जूल, सॉरी 10 की पावर 7 अर्ग। ये 7 की पावर सारी ऊपर रहेंगी, ये याद रखिएगा। 1 जूल बराबर क्या होता है? 10 की पावर, ऐसे लिखते हैं इसको, 10 की पावर 7 जूल। ठीक है, याद रखेंगे। और 1 अर्ग बराबर क्या होता है? जब इधर आ जाएगा अर्ग और जूल इधर चला जाएगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस की पावर हो जाएगी। तो इससे याद बना रहेगा 10 की पावर -7 जूल। 1 अर्ग बराबर क्या होता है? 10 की पावर -7 जूल। और एक और क्वेश्चन इससे बनता है, एक अश्व शक्ति क्या होता है? ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक अश्व शक्ति या एक हॉर्स पावर बराबर क्या होता है? 746 वाट। इतना चीज़ें याद रखेंगे, इतने फैक्ट्स। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, त्वरण क्या होता है? शून्य। त्वरण शून्य हो जाता है यदि शून्य में स्वतंत्र रूप से वस्तु कोई गिर रही है तो वस्तु का त्वरण शून्य हो जाता है। और जी, यदि बात करें स्मॉल जी, जो कि गुरुत्वीय त्वरण इसको इंडिकेट करते हैं, इसका मान क्या रहता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। याद रखिएगा, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है जी, या जो कि गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, बल का गुणनफल है, तो बल को डिनोट करते हैं F से। तो F बराबर क्या होता है? सभी ने पढ़ा होगा, इससे फॉर्मूला भी इस फॉर्मूले से क्वेश्चन भी बनता है। आपको द्रव्यमान दे देगा, त्वरण दे देगा, बल पूछेगा, तो F बराबर ma, m होता है द्रव्यमान जो कि मास, a होता है त्वरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर ma से, तो द्रव्यमान इंटू त्वरण, किसका बल का गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, पृष्ठ तनाव के कारण। अपने पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदें कैसी होती हैं? गोलाकार। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, घट जाता है। चंद्रमा की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होता है? घट जाता है। और कितना हो जाता है? पृथ्वी की सतह का 1/, पृथ्वी के भार के 1/6 हो जाता है। ये भी कितना हो जाता है? 1/6 हो जाता है, घट जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? देखिए ऐसे क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं, इन पर कोई जल्दी ध्यान नहीं देता है, इसलिए क्वेश्चनों को जरूर याद करके जाइएगा। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी की तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, क्योंकि? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप खुद से भी गेस कर सकते हैं। वैसे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अल्पत्य मतलब कम होता है। कितना होता है? 1/6 भी बताया था, 1/6। और यदि इसका थोड़ा फैक्ट्स जानेंगे तो चूंकि चंद्रमा पृथ्वी से छोटा है और इसका द्रव्यमान भी पृथ्वी से बहुत कम है, इसलिए इसकी सतह पर गुरुत्वाकर्षण बल लगभग 6 गुना कमजोर या 6 गुना हो जाता है, 1/6 गुना हो जाता है। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों को 6 गुना हल्का भार अपना महसूस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन थे? तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, इतनी बार हम लोग पढ़ चुके हैं, न्यूटन, जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण नियम को प्रतिपादित किया था। और यदि बात करें गुरुत्वाकर्षण नियम की, तो एक नज़र में देखेंगे, ब्रह्मांड में पदार्थ का कोई भी कण किसी अन्य को एक बल के साथ आकर्षित करता है। जैसे एक ये कोई चीज़ रखी है, एक ये कोई वस्तु रखी है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। इसका द्रव्यमान है m1 और इसका द्रव्यमान है m2, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि परिभाषा के आधार पर बताया जा रहा है। जो सीधे द्रव्यमान के गुणनफल के रूप में और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये याद रखेंगे, इसकी परिभाषा से भी क्वेश्चन बनता है। तो यदि इसकी बात करें, इसका
फॉर्मूला निकल के आता है आप इसको याद कर लेंगे, G इंटू M1 अपॉन आर स्क्वायर होता है। क्या होता है? G जो कि नियतांक होता है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक, और G का मान भी पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो 6 इंटू 6 7 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये याद रखिए। गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है कैपिटल G का, और गुरुत्वाकर्षण का फॉर्मूला क्या होता है? बराबर G इंटू M1 M2 अपॉन आर स्क्वायर, जो कि M1 M2 हो गया द्रव्यमान और आर स्क्वायर हो गया दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो वो नीचे आ जाएगा आर स्क्वायर। याद रखेंगे इतने पॉइंट्स। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नजदीक है? तो अभी बताया था 1/6 होगा इसका आंसर। ये पृथ्वी के भार के 1/6 कम रहता है चंद्रमा पर, चंद्र तल पर G का मान याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। पहाड़ी पर चढ़ता एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, क्योंकि अपने स्थायित्व को बढ़ाने के लिए व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर डी राइट क्वेश्चन है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जा रही है। जाहिर सी बात है, यदि कोई चीज़ जैसे लिफ्ट है, जैसे ये लिफ्ट है, इस पर कुछ इंसान है या कोई सामान रखा है या कोई व्यक्ति खड़ा है, तो ये जाहिर सी बात है जब ऊपर की ओर जाएगी तो उसको भार महसूस होगा, क्योंकि एक द्रव्यमान है जिसका वो ऊपर की ओर जा रहा है, उसके ऊपर रख के तो भार महसूस होगा। तो भारी कब प्रतीत होता है? जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। इस क्वेश्चन बनते हैं, जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है तो व्यक्ति का भार या वजन कम प्रतीत होता है। अब उसी वेग से आ रही है तो भार उसका कम प्रतीत होगा, क्योंकि नीचे आ रही है, गुरुत्वाकर्षण है। तो ये भार नीचे कब प्रतीत होगा? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे आ रही होती है। और एक और ये भी क्वेश्चन बनता है कि जब लिफ्ट मुक्त रूप से छोड़ दी जाती है या उसका तार टूट जाता है, इस स्थिति में तो वस्तु का भार भारहीन प्रतीत करता है वो। तो ये चीज़ें याद रखेंगे, फैक्ट्स हैं इतने सारे। चलिए अगला क्वेश्चन है। पृथ्वी तल से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति चाहिए होती है, जिसे पलायन वेग कहते हैं। जैसे आपको पता होगा जो अंतरिक्ष यान छोड़े जाते हैं, ये रॉकेट वगैरह, तो ये इस गति से छोड़े जाते हैं कि ये दोबारा पृथ्वी पर ना आए। तो वो कौन सा मान होता है, कौन सा वेग होता है? वो पलायन वेग से छोड़े जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। हुक का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रत्यास्थता से संबंधित है हुक का नियम। और रॉबर्ट हुक ने जो कि प्रतिपादित किया था हुक के सिद्धांत को, तो उसका नाम ही है हुक का सिद्धांत, और वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक। के अनुसार किसी प्रत्यास्थ या वस्तु की लंबाई, प्रत्यास्थ मतलब हो गया वस्तु की लंबाई, या स्प्रिंग पर लगाया गया बल, स्प्रिंग के विस्तार, जिसे विस्तार विकृति कहते हैं, के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये रॉबर्ट हुक के अनुसार उन्होंने नियम दिया था कि किसी वस्तु की लंबाई जो कि प्रत्यास्थ, स्प्रिंग पर लगाया गया बल, स्प्रिंग का विस्तार जो कि विकृति के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर Fx। याद रखिएगा F बराबर Fx, जहाँ पर F क्या है? बल है, और x क्या है? एक नियतांक है, स्थिरांक है, और x क्या है? विस्तार जो कि विकृति, जिसे परिवर्तन कहेंगे। राइट आंसर हो गया इसका प्रत्यास्थता। आप इसका राइट आंसर तभी लगा पाएंगे जब आपको थोड़ी सी परिभाषा का अनुमान होगा, यदि आपने परिभाषा पहले पढ़ी होगी, तो इसलिए परिभाषा को भी समझना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। इनका सिद्धांत देख लेंगे थोड़ा। जहाज का वजन ऊपर की ओर लगने वाले बल से ज़्यादा होता है, इसलिए लोहे का जहाज पानी में तैरता रहता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक है। राइट आंसर है आर्किमिडीज। अभी जो हम लोग ने पिछला क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि पानी में लोहे की सुई डूब जाती है लेकिन जहाज तैरता रहता है, तो ये ही उत्प्लावकता का नियम पर आधारित है। और इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? आर्किमिडीज वैज्ञानिक थे, जिन्होंने उत्प्लावन बल को परिभाषित किया गया था। वही पूछ रहा है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक तो आर्किमिडीज है। और इनका नियम एक बार फिर देखेंगे। जब किसी तरल पदार्थ में कोई वस्तु डुबोई जाती है तो उसके द्वारा ऊपर की दिशा में एक उत्प्लावन बल लगाया जाता है। तो यही सिद्धांत है, याद रखेंगे किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आर्किमिडीज के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है। गतिमान वस्तु में होती है, गतिमान वस्तुओं में क्या होती है? गतिज ऊर्जा होती है। और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला, ये दोनों पूछे जाते हैं इसलिए दोनों रखे गए हैं। तो ½ mv² गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। इससे भी क्वेश्चन बनता है, द्रव्यमान दे देगा और वेग दे देगा, आपको बस गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, निकल आएगा। और यदि बात करें स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा किस में रहती है? यदि कोई चीज़ स्थिर अवस्था में रखी हुई है तो उसमें भी एक ऊर्जा लग रही होती है जो कि
स्थितिज ऊर्जा के रूप में जानी जाती है। इसका फॉर्मूला होता है mgh, m से द्रव्यमान, g से त्वरण, h से हाइट। याद रखिएगा गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों के फॉर्मूले। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को जाना जाता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, वोल्ट मीटर। विभवांतर को मापने के लिए किस युक्ति का प्रयोग किया जाता है? वोल्ट मीटर का। आगे हम लोग देखें कुछ अन्य उपकरण हैं, मापक उपकरण, जिनसे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन रखे जाते हैं। तो आप इनको 12 हैं, ये 12 टोटल आप देख लीजिएगा। फेदोमीटर जैसे पता है समुद्र की गहराई मापने में प्रयोग किया जाता है। बैरोमीटर वायु का दाब। कार्डियोग्राम क्या होता है? हृदय गति की जाँच के लिए। इस तरह से 12 हैं, आप इनको देख लीजिएगा, इनसे जरूर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा एक। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? ये देखिए कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, इसलिए देखिए तीनों फैक्ट्स के साथ रखे गए हैं, आपको अब कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। क्वेश्चन है गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम कहाँ पर होता है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुवों पर। ये जी का मान जो कि गुरुत्वीय त्वरण है, स्मॉल जी का मान सबसे अधिक रहता है। और क्या रहता है? 9.8। जैसे अभी सबको पता होगा जी का मान 9.8, एग्जैक्ट की बात करें तो 9.83 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ये ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, जो कि सबसे अधिक होता है। बात करें भूमध्य रेखा पर, तो भूमध्य रेखा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सबसे कम होता है। कितना होता है? 9.78। कितना होता है? 9.78 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि कम कहाँ पर होता है, तो आप बताएंगे भूमध्य रेखा पर, है ना। इसमें पूछा गया क्वेश्चन में अधिकतम, तो ध्रुवों पर होता है। और पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान क्या होता है? 0। याद रखेंगे केंद्र पर क्या होता है? पृथ्वी के केंद्र पर, तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 0 होता है। इतने पॉइंट्स याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मंदन है। मंदन क्या है? राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये एक ऋणात्मक त्वरण है। यदि किसी समय के साथ वस्तु का वेग घटता है तो त्वरण ऋणात्मक हो जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मंदन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, वेग कहा जाता है। और वेग कैसी राशि है हमारी? वेग एक सदिश राशि है। याद रखेंगे वेग कैसी राशि है? सदिश राशि है। अगला क्वेश्चन है, अदिश एक प्रमात्रा है जिसमें परिमाण होता है लेकिन क्या नहीं होता है? देखिए जैसे कि नाम में ही परिभाषित है, अदिश मतलब कि बिना दिशा के। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अदिश राशियाँ क्या होती हैं? जिसमें परिमाण होता है लेकिन दिशा नहीं होती है। अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में क्वेश्चन जब पढ़ा था, दोनों की परिभाषाएं डिटेल में बताई थी और दोनों के एग्जाम्पल आप उनको जरूर याद रखिएगा, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन बनते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन हो चुके हैं। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन का टेस्ट है, इसका आप लोग आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। एक अश्व शक्ति या हॉर्स पावर बराबर होता है, कितना होता है ये आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो दोस्तों वीडियो हमारी कैसी लगी? ये वीडियो पहला पार्ट था। तो फिजिक्स की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, साइंस से रिलेटेड क्वेश्चनों की, तो हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी लेकर आएंगे, तो वीडियो पे बने रहने के लिए धन्यवाद।